Okay, we have done, yesterday we have done process of staffing. ये हो गया था हमारा कि स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है. नाउ वी आर डूइंग रिक्रूटमेंट. हमने प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में पढ़ा ना कि सिलेक्शन करना, रिक्रूट करना जरूरी होता है ना ऋषभ? रिक्रूट करना जरूरी होता है. एम आई राइट? सो रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, स्टाफिंग का प्रोसेस है. कैसा प्रोसेस है? नाउ लेट्स सी. Recruitment may be defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. Recruitment का मतलब आप वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर रहे हो? जॉब्स के लिए सर्च कर रहे हो, देख रहे हो एम्प्लॉयज के लिए, और आप चाहते हो कि आपकी जॉब पर एम्प्लॉयज काम करने आए. योर एम्प्लॉयज विल कम फॉर जॉब. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जिसमें आपने क्या किया? देखा आपको नौकरी चाहिए और आपने क्या देखा कि लोग आपके पास काम के लिए आए. ठीक है, तो आपका क्या है? ये रिक्रूटमेंट है. उसके बाद कितने तरीके से होता है? इंटरनल, एक्सटर्नल. जब हम इंटरनल रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं इंटरनली रिक्रूटमेंट की, जिसमें हमने क्या करा? अपने ही एम्प्लॉय को ऊपर बढ़ा दिया, यानी कि हमने क्या किया? प्रमोट कर दिया. तो जब हम इंटरनल रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट में जस्ट पे अटेंशन हियर एंड सी, इंटरनल सोर्सेज रिफर्स टू इनवाइटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब कोई पोजीशन आती है तो आपका ये देखना कि किस तरीके से आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर पा रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. इनवाइटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने क्या किया? कैंडिडेट्स को इनवाइट किया. कहां? आकर देखिए हमें इस पोस्ट की जरूरत है, और अगर आप चाहें, आपने मतलब अपने कैंडिडेट्स में 3-4 कैंडिडेट उठा दिए और आपने कहा हमें यहाँ पे एज ए सीनियर मैनेजर चाहिए, मुझे आपका काम भी पसंद है, आपका काम भी पसंद है, अब आप बताओ कौन किस में से क्या करना चाहेगा, किसको मैं प्रमोट करूं इस पोजीशन के लिए. तो उसके लिए कुछ चीजें होती है, जैसे कई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बहुत बड़ी होती हैं, उनके एक जगह नहीं कई जगह ऑफिसेज होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है? ट्रांसफर करते हैं. इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको. बैंक्स में क्या होता है? इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है. बैंक के अंदर क्या होता है? इंटरनल रिक्रूटमेंट होगा. तो इट इन्वॉल्व्स द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर. तो वो क्या करते हैं? कभी आप देखोगे वो 3 साल एक क्लर्क बैठा है, 3 साल बाद कोई और क्लर्क बैठा होता है, 5 साल के लिए कोई मैनेजर बैठा है, 2 साल के लिए कोई मैनेजर बैठा है, फिर उसकी जॉब शिफ्ट हो जाती है, मैनेजर्स भी चेंज होते रहते हैं. तो ये क्या है? इंटरनली रिक्रूटमेंट होता है. और इंटरनल रिक्रूटमेंट की वजह से उनके ट्रांसफर्स होते रहते हैं कि वहां पे उनको डिफरेंट जॉब पोजीशन दी जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इंटरनल रिक्रूटमेंट. देन कम्स योर प्रमोशंस. प्रमोशंस क्या है? एक एम्प्लॉय को आपने उठा दिया, कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपने देखा ये बहुत बेहतरीन है, तो आपने उसको क्या किया? हायर पोजीशन पे बिठा दिया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्रेस्टीज दे दिया, एक फैसिलिटी दे दी बढ़ने के लिए. ये भी बैंक में आपको देखने को मिलेगा. अभी वो क्लरिकल है और 5-6 साल बाद क्या हो जाता है? वो ऑफिसर की पोस्ट में, ऑफिसर से फिर वो और हायर पोस्ट में चल जाता है, फिर वो मैनेजर बन जाता है कुछ सालों बाद, कुछ सालों की जॉब्स के बाद. तो प्रमोशंस होते हैं. ले ऑफ. टू रिकॉल द टेम्पररी वर्कर फॉर वर्क इज कॉल्ड ले ऑफ, who were temporarily separated from organization due to lack of work. layoff. अब यहाँ पे अगर हम बात करें layoff की, layoff का मतलब क्या है? कि आप ऑर्गेनाइजेशन से थोड़े समय के लिए अलग हो गए हो क्योंकि काम की कमी है. layoff है टेम्पररी वर्कर्स को, तो हम क्या कह रहे हैं? उसको layoff बोल रहे हैं, जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज क्या हुए? कुछ समय के लिए जो है वर्कर्स फ्रॉम दी वर्क, उनको बुलाया गया या आपने सेपरेट किया गया ऑर्गेनाइजेशन से और किसी और काम के लिए उनको रखा गया है. ठीक है, ये है हमारी इंटरनल सोर्स की बात. इंटरनल सोर्स से फायदा क्या होता है? आपकी सबसे पहली बात, आपका एम्प्लॉय का मॉरल बूस्ट रहता है, वो बहुत खुश रहेगा आपका एम्प्लॉय कि काम क्यों ऐसा हो रहा है, जो काम उसने किया आपके ऑर्गेनाइजेशन को पसंद आ रहा है,
तो आपके एम्प्लॉयज भी खुश रहते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट से। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। आप उन्हें क्या करोगे, और ज्यादा मोटिवेट करोगे, ठीक है। देन इंटरनल रिक्रूटमेंट में और क्या आएगा, ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इंटरनल में, आपने अपने ही इंटरनल रिक्रूटमेंट में आपने क्या प्रोसेस फॉर्म किया, आपने सिलेक्ट किया और उसको अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन से प्लेस किया। आपने कोई एप्लीकेंट्स नहीं डाले, आपने कुछ वो नहीं किया। आपको पता है आप रेगुलरली वॉच कर रहे हो अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, और आपने देखा हाँ ये अपना हर काम टाइम से कर रहा है, हर चीज बिल्कुल एफिशिएंटली इफेक्टिवली कर रहा है। फिर आपने उसको क्या कर दिया, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंटरनली रिक्रूट कर दिया, बढ़ा दिया अपनी पोजीशन से। नो वेस्ट ऑफ टाइम ऑन द एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो ट्रेनिंग में भी कोई ज्यादा समय नहीं गया कि उसे नई चीजें सिखानी पड़ी या उसको किसी चीज का डेवलपमेंट देना पड़ा, उसमें भी कोई उसका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज चीपर। अब जॉब्स अंदर से ही भरना, अंदर की एम्प्लॉयज को बढ़ाना एज कंपेयर टू एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट चीप हो जाता है, क्योंकि आप एड डालोगे, फिर एप्लीकेंट्स आएंगे, फिर इंटरव्यू के लिए लोगों को बिठाओगे, फिर करोगे वहां भी खर्चा। प्लस अगर मान लो कोई एक्सटर्नल पर्सन आ रहा है, वो 50,000 सैलरी मांग रहा है, पर इंटरनली आपने 45 पे काम कर दिया, ठीक है, तो वहां पे भी आपका जो सैलरी का जो क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल अगर हो गया, तो वहां पर भी थोड़ा कम हो सकता है। देन लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेस। अब इंटरनल सोर्सेस जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ कमियां आती हैं। क्या कमियां आती हैं इंटरनल सोर्सेस की? द स्कोप ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस। जो आपका स्कोप है किसका, हम बात कर रहे हैं फ्रेश टैलेंट की। क्या है आपका फ्रेश टैलेंट, कि आपका जो फ्रेश टैलेंट है उसके स्कोप जो है कम हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं एक्सटर्नल में, बाहर से ला रहे हैं, एम्प्लॉय को बिठा रहे हैं, तो वहां पे कोई नया बंदा, नया बच्चा नया आ रहा है आपकी जॉब पे करने के लिए, तो उसकी जो स्कोप है वो कम हो जाएगा। इंटरनली लोगों को मिलेगा, तो बाहर के जो बच्चे नए आ रहे हैं वो लोग कैसे जॉब पाएंगे, वो कैसे पाएंगे जॉब, उनको कब, वो किस बेसिस पे उनकी अच्छी वो है, तो वो किस बेसिस पे उस चीज को करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उनका टैलेंट खत्म हो जाता है। अगर हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे, तो हम फ्रेश बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना हायर क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, उनका टैलेंट खराब हो रहा है अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग नहीं ले रहे हैं। देन द एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक। वो एम्प्लॉय लेथार्जिक बन सकता है। लेथार्जिक मतलब थका हुआ, वो काम के बोझ में फिर थकने लग जाता है और फिर वो एम्प्लॉय लेथार्जिक बन जाता है। ज्यादा माना वो इफेक्टिवली पहले काम करता था, बट क्या जरूरी है कि वो एक मैनेजर या सीनियर मैनेजर बनने का उतना ही इफेक्टिव हो जाए? क्या पता वो सुस्त हो जाए, ढीला हो जाए अपने कामों में। मे बी, मे नॉट बी। ये हम एक अनुमान लगा रहे हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये कहना बिल्कुल ही परफेक्टली नहीं होगा कि वो लेथार्जिक बनेगा। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज मे बी हैम्पर्ड। और जो आपका एम्प्लॉयज का स्पिरिट है कंपटीशन का, वो क्या है, वो हैम्पर्ड हो रहा है, वो खराब हो रहा है। जो आपके स्पिरिट है कंपटीशन एम्प्लॉयज का, वो खराब हो रहा है। देन फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स ऑफ एम्प्लॉयज में ऑफ्टन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लगातार एम्प्लॉयज बदले जा रहे हैं, ट्रांसफर्स हो रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी उस काम में बेहतर हो गया, आपने फटाफट उसका ट्रांसफर कर दिया, फिर दूसरे को वो काम सिखाओ, उसको उतना बताओ, उस लेवल तक लेकर आओ, उस लेवल पे आता है, फिर ट्रांसफर हो गया। तो उससे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये क्या होती है, इंटरनल की कुछ कमियां हैं। अच्छा तो है क्योंकि एम्प्लॉयज का मॉरल बूस्ट होता है, लेकिन कुछ नेगेटिव चीजें भी वहां पर है। हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। किसकी? एक्सटर्नल। जब हम एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज रिक्रूट कर रहे हैं। When the candidates from the outside the organization are invited to fill the vacant job position, then it is known as external recruitment. जब कुछ कैंडिडेट्स हम बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? ताकि जो खाली जॉब है उसको भराए जा सके।
तो हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। कहां से आ रहे हैं यहाँ पे, आउटसाइड। एक्सटर्नली मीन्स बाहर से। जब एम्प्लॉयज कहां से आ रहे हैं, एक्सटर्नली आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को लेकर आ रहे हैं और अपनी जॉब को फुलफिल कर रहे हैं। द कॉमन मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में के क्या तरीके हैं। पहला है, ध्यान से, हमने इंटरनल का तरीका समझ लिया, कैसे कर रहे हैं, इंटरनली ला रहे हैं, ले ऑफ कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ये तरीका है इंटरनल का। अब जब हम एक्सटर्नल करना है तो हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, a notice is placed on the notice board of the enterprise specifying the details of the job available। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में उन्होंने क्या करा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक नोटिस बोर्ड लगा दिया और कहा कि आके यहाँ पे इस पोजीशन की जॉब्स अवेलेबल और आके काम कीजिए। तो यहाँ पे क्या किया है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हुआ जब आपने डायरेक्ट नोटिस लगा दिया। कैजुअल कॉलर्स में many reputed business organization keep a database of unsolicited applicants in their office। The list can be used for recruitment। अब कैजुअल कॉलर्स, कई बार कुछ लोग चले जाते हैं, कभी जॉब हो तो बताना, तो अपने रिक्रूटमेंट्स उनके क्या होते हैं, उनकी फाइलें भर जाती हैं उन रिक्रूटमेंट से, तो वो कभी भी किसी को जरूरत हो तो वो उसमें छांट के किसी ना किसी कैंडिडेट को बुला देते हैं कि चलो इसका आया तो देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन है क्या है। तो तब वो कैजुअल कॉलर्स की तरह जो आए होते हैं एप्लीकेंट्स उनसे बुला लेते हैं। देन एडवर्टाइजमेंट डालेंगे, आपने देखा ही होगा, आप ई क्लासिफाइड देख लो, ऑनलाइन ई क्लासिफाइड देख लो या क्लासिफाइड आता है आपका, वहां पे चेक कीजिए। एडवर्टाइजिंग मेंट इन मीडिया इज जनरली यूज्ड व्हेन अ वाइडर चॉइस इज रिक्वायर्ड। जब बहुत ज्यादा चॉइस चाहिए आपको, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो आपको क्या मिलती है, एक वाइडर चॉइस मिलती है। मीडिया यानी कि व्हेन यू नीड अ चॉइस, जब आपको क्या चाहिए कि आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो तो कैसे आपको मिलेगा, कहां देखोगे, न्यूज़पेपर में खोजोगे, क्लासिफाइड में देखोगे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है उसमें चेक करोगे, इंटरनेट ई क्लासिफाइड, ऑनलाइन देखना, काफी एप्स हैं बनी हुई जिसमें आप देख रहे हो कि कहाँ कहाँ जॉब्स हैं, रेडियो में सुन लेते हो, आ जाता है, कई बार टीवी में आ जाती है कि यहाँ पे इतने इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस शोरूम में यहाँ पे सेल्समैन की जरूरत है, आ जाता है, नीचे एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती है, कभी कभी लिखी हुई, लोकल आप चैनल्स देखो वहां पर तो एडवर्टाइजमेंट उस तरीके से किया जाता है। पैम्पलेट्स आ जाते हैं कई बार, और तरीके क्या होंगे, पैम्पलेट्स आ जाते हैं, कई बार आ जाते हैं, कई बार आप किसी दुकान पे जाओ तो कई बार किसी के बाहर कोई वो चिपका देता है कि यहाँ पे इतने लोगों की जरूरत है। तो जब आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना तो बहुत सारे तरीके हैं, आप एक पर्सन चाहोगे 100 लोग आपके एप्लीकेंट बन जाते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खुले हुए हैं, क्यों है आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खुले हुए, इज रिगार्डेड एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स। यहाँ पे आप क्या देखते हो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में, ये एक गुड सोर्स है जहां पे आप स्किल्ड और अनस्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स की बात करोगे। कितना बेहतर, आपने क्या करा, एम्प्लॉयमेंट में क्या किया, अपना नाम डाला कि मुझे यहाँ पे मैंने यही क्वालिफिकेशंस की और मैं जॉब सीख कर रहा हूँ, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हेल्प करते हैं, आपको एक सोर्स बन जाता है कि यहाँ पे ये अनस्किल्ड जॉब्स हैं और यहाँ पे स्किल्ड जॉब्स है। एक तरीके से आपको पता चल जाता है कितने तरीके की जॉब्स आपके पास अवेलेबल है। Then campus recruitment and labor contractors can be used for this purpose। अब कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, कैसे होता है कैंपस रिक्रूटमेंट, कंपनीज क्या करती है, कॉलेज में चली जाती है, कॉलेज में जाने के बाद आप देखते हो ना, ग्राफिक के रस से इतना हुआ, उधर से इतना हुआ, यहाँ से इतने हुए, डीबीआईडी से इतना हुआ, या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से देखो कितने लाखों बच्चे को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एमबीए कर लो IIM से, तब तो आपको कितनी अच्छा ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है अगर आप ऐसे कॉलेज से बड़े बड़े कॉलेजेस में चले जाओ जो बहुत बेहतरीन हैं और जिसमें बहुत अच्छे परसेंटेज के लोग बच्चे वो लेते हैं। डीयू में 95 प्लस बच्चा जाता है, 96 99 में भी पॉइंट के परसेंटाइल के हिसाब से बच्चा सिलेक्शन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन वहां पे जो बच्चा चला गया उसका रिक्रूटमेंट एक अच्छी कंपनी में है ही है। तो कैंपस रिक्रूटमेंट है जहां पे आप रिक्रूट करे जा रहे हैं। देन मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। अब क्यों जरूरी है हमारे लिए एक्सटर्नल सोर्सेस? सबसे पहले तो आपने फ्रेश टैलेंट को बढ़ावा दिया। क्या दिया? फ्रेश टैलेंट को बढ़ावा दिया। अब दूसरी क्या चीज है? पहली चीज आई यहाँ पे क्वालिफाइड पर्सनल। जब आपने कोई रिक्रूटमेंट निकाला, एडवर्टाइजमेंट निकाला, तो कौन सा बच्चा आपके पास आएगा जॉब के लिए? वो बच्चा आपके पास जॉब के लिए जिसको उस चीज की नॉलेज होगी, उसने उस चीज की डिग्री हासिल की हुई होगी, वो यानी कि वेल क्वालिफाइड होगा, पढ़ा लिखा होगा, अच्छा
अनपढ़ नहीं होगा, या बीए बीकॉम ऐसा बच्चा नहीं होगा, बहुत अच्छी कॉलेज में बीटेक हाईटेक कोई अच्छी अगर कंपनी है तो अपनी क्वालिफिकेशन के साथ साथ उसने आपकी कंपनी में अप्लाई किया होगा. The management can be attract qualified and trained people to apply for the vacant jobs in the organization. External source of recruitment management क्या बन जाता है, अट्रैक्ट करता है क्वालिफाइड जॉब्स को, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से आपकी जो आपकी वेकेंट जॉब्स है उसमें आप क्वालिफाइड लोगों को भर रहे हैं. यहाँ पे चॉइस बन जाती है, क्योंकि उनके पास अगर 10 एप्लीकेंट 10 जॉब्स हैं तो उनके पास 100 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो उन 100 में से वो 10 बेहतरीन लोगों को उन्हें छांटना होता है. तो चॉइस ज्यादा मिल गई ना, लोग ज्यादा मिल गए तो चॉइस अच्छी हो जाएगी उनकी. फिर फ्रेश टैलेंट को भी मौका मिलेगा, क्योंकि हमारा ये नेगेटिव पॉइंट है इंटरनल में कि फ्रेश टैलेंट मर जाता है, उसको बढ़ावा ही नहीं मिलता. नया बच्चा कैसे करेगा, तो यहाँ पे नए को चॉइस मिल गए, उसको पता है कैसे करना, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है. अगर नॉर्मल सी एक चीज है, अगर हम किसी से बोलें जिसको ज्यादा फोन चलाना नहीं आता है और आपको बोला जाए फोन यूज करने के लिए, तो आप उससे ज्यादा बेटर ऑपरेट करोगे. जिससे अगर मैं बात करूं एक 60 70 80 ईयर्स का जो पर्सन है उससे आप करा लो, क्योंकि आप इस न्यू बिगनिंग में आप बड़े हो, इस एनवायरमेंट में आपने अडॉप्ट किया है खुद को. तो जब आप इस एनवायरमेंट में खुद को अडॉप्ट कर रहे हो तो आप क्या करते हो, आप अपने टैलेंट को बढ़ा रहे हो. तो आप उस न्यू ब्लड से हो, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो, एक बेहतर चीज साबित बन के आते हो. Then competitive spirit. If a company taps external sources, the staff will have to compete with outsiders. Competitive spirit होता है, यहाँ पे स्टाफ को बाहर के लोगों से compete करना होता है, जो ऑलरेडी इंटरनली लोग काम कर रहे हैं. स्टाफ मतलब जो ऑलरेडी इंटरनली लोग काम कर रहे हैं. बाहर से एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हुआ, लोग आए काम करने के लिए, तो क्या हुआ, बाहर के लोगों से वो दिखाएंगे हम बेहतर काम करते हैं, अच्छा ये ऐसे कर रहा है, मैं ऐसे भी अच्छा करके दिखाऊंगा. तो कंपटीशन रहता है एम्प्लॉइज के बीच में, कलीग्स के बीच में, आपस में, कि ये ऐसे कर रहा है तो मैं ऐसे करूं. ये बेहतर चीजें अपने आप को बेहतर दिखाने का हमेशा वो मोटिव रहता ही है कि हम अपने बॉस को अच्छा बनकर दिखाएं. तो ये एक हमारे लिए क्या बन जाता है, मेरिट बन जाता है जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की. अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. देखो, कोई भी चीज इस दुनिया में जो आई है वो बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है. हमने इतनी सारी अच्छी चीजें सुन ली एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बारे में, इंटरनल रिक्रूटमेंट के बारे में. अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में. क्या बात है एक्सटर्नल सोर्सेज की, कि एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हो सकते हैं, कैसे हम अपने एम्प्लॉयज को बढ़ावा दें. ठीक है, तो लिमिटेशंस क्या है, डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनमें डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आप बाहर का एम्प्लॉय ला रहे हो तो मे कॉज डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज. दे मे फील दैट देयर चांसेस ऑफ प्रमोशन आर रिड्यूस्ड. क्यों, उन्हें लगेगा यार अब ये आ गया, ये हमारा बॉस बन गया, अब हमें तो प्रमोशन मिलेगा ही नहीं, हमें तो बढ़ावा मिलेगा ही नहीं. तो उनके अंदर वो भावना आ जाती है, वो डिससैटिस्फैक्शन आ जाता है जब आपका एम्प्लॉय देखता है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट ना होकर एक्सटर्नली आ गया, बाहर से कोई पर्सन आ गया. समझ आ रही है बात आपको. नाउ कॉस्टली प्रोसेस है, ये क्या है, कॉस्टली प्रोसेस है. अ लॉट ऑफ मनी हैज टू बी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, देयरफॉर दिस इज कॉस्टली प्रोसेस. बहुत सारा पैसा आपका एडवर्टाइजमेंट पे लगा है, तो यानी कि क्या है, कॉस्टली प्रोसेस है, ज्यादा खर्चा हुआ है, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला, आपने एडवर्टाइजिंग के लिए मनी भी दिया, फिर मैंने वही बोला जो आप इंटरव्यू के लिए पर्सन बिठा रहे हो, उनको भी दे रहे हो, देख रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, टाइम भी आपका जा रहा है. खाली प्रोसेस ही नहीं, प्रोसेस भी है कॉस्टली, पैसा तो लग ही रहा है, समय भी तो लग रहा है कि पर्सन आएगा, प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है. लेंथी प्रोसेस, इट टेक्स मोर टाइम देन इंटरनल रिक्रूटमेंट. यहाँ पे समय ज्यादा लगेगा. जैसे एग्जांपल देती हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, अभी रिक्रूटमेंट के लिए आया तो आपको क्या लगता है आज ही आपको जॉब मिल जाएगी, आप एग्जाम देकर आओगे, फिर आप पहले, क्योंकि रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम दोगे, क्वालिफाई करोगे, इंटरव्यू होगा तब. अगर मैं एक आईएएस एग्जाम की बात भी करूँ तो 1.5 साल लग जाता है. आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करके पहले प्री दोगे, फिर पोस्ट दोगे, फिर इंटरव्यू दोगे, फिर तो 1.5 साल बाद जाके आप बनते हो. मतलब वो तैयारी आपके 1.5 साल तक पहले से चल ही रही है, लेकिन उसके बाद वो 1.5 साल तक चलती ही चलती है, क्योंकि पहले प्री हुआ, फिर 2 महीने बाद पोस्ट होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा 2-3 महीने बाद, फिर उसके बाद आपको जाके आपको रिजल्ट अनाउंस किया जाता है. साल तो लग ही जाता है.
तो ये बात है हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में। इंटरनल मीन्स जब आपने इंटरनली रिक्रूट किया पर्सन्स को, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से आपने लोगों को उठाया, तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अब एक्सटर्नल में हमने क्या किया, बाहर से उठाया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन से मतलब क्या है, सिलेक्शन से मतलब यह है जब हमने लोगों को रिक्रूट किया तो हमने क्या किया, हमने सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम द आउटसाइड। सिलेक्ट करना अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन से या बाहर से मतलब रिक्रूटमेंट करोगे इंटरनली और आउटसाइड। क्या किया आपने, रिक्रूट करा। जो रिक्रूटमेंट आपने किया, जैसे मान लो 100 एप्लीकेंट से आपको 10 की जरूरत है, तो 10 लोगों को आपने सेलेक्ट कर लिया, चूज कर लिया। तो जब वो चूजिंग पार्ट आया तो वो कहां से किया, आपने बाहर से किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन से आपने उठा दिया। तो जो सिलेक्शन किया गया कि ये कैंडिडेट मेरी सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए बिल्कुल सही है, तो आपने क्या करा, सेलेक्ट कर दिया। द मोस्ट सुटेबल पर्सन ऑफ द करंट पोजीशन और फॉर द फ्यूचर पोजीशन, कौन सा पर्सन मेरी इस पोजीशन के लिए बेहतर है, दैट इज सिलेक्शन। कि क्या कौन सा बच्चा मेरा जो जिस बच्चे ने मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है वो बेहतर है या नहीं है। तो वो पता कैसे चलेगा, सिलेक्शन से रिक्रूटमेंट किया तो मैंने उस बच्चे को सिलेक्ट कर दिया है, तो क्या हुआ है, मैंने सिलेक्शन किया है। अब उसके बाद क्या आता है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। बात की रिक्रूटमेंट की, आपने क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट निकाला, आपने बोला कि मुझे यहाँ पे इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट निकाला। अब प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट आता है, एग्जाम के थ्रू ले रहे हो आप, कैसे ले रहे हो, इंटरव्यू के थ्रू कैसे ले रहे हो। हम एक तरीके से दो सारे प्रोसेस यहाँ से समझ लेते हैं, सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब एग्जाम टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट किस तरीके से स्क्रीनिंग की जाएगी, बच्चों को क्या क्या करना है, प्री है, पोस्ट है, क्या एग्जाम देना है। सिलेक्शन टेस्ट, उसका इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस चेक कहां से आया अगर वो भी देखा जाएगा, कोई रेफरेंस है किसी का, सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा, है लायक या नहीं है। मेडिकल एग्जाम होते हैं, आप एनडीए वगैरह के एग्जाम्स दो, आप किसी आर्मी में एग्जाम्स दो तो आपका मेडिकल चेकअप भी होता है, फिजिकल ट्रिप भी करवाया जाता है। फिर तब आपको जॉब ऑफर दी जाती है और आपको बताया जाता है ये साल आपकी कितनी, ये जॉब आप कितने सालों तक कर सकते हैं और कितनी सैलरीज वगैरह सारी चीजें आपको जॉब ऑफर में आपको बताया जाता है, सारी फॉर्मेलिटीज के बारे में। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच, प्रोसेस समझ में आया।